हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करेंगे वो होंगे कि जब ग्रह युति में बैठते हैं तो उस कंडीशन में जब हम फलों की बात करते हैं तो क्या प्रभाव उनके जीवन के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं कि अरे हमारे ग्रह यहाँ से बैठ गए, इस भाव में बैठ गए, इसके साथ बैठ गए या उसके साथ बैठ गए, ये बहुत अच्छा ग्रह होता है, ये अच्छा करेगा। ये ग्रह बुरा होता है तो बुरे फल करेगा। अच्छा ग्रह बुरे के साथ बैठ गया तो वो बुरा फल करेगा। ऐसी कई सारी चीजों को लेकर हम कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब रियलिटी में देखने आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इवेंट्स जो है ना वो कहीं और ही हो चुकी हैं और हमें समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे कि ये एक कुंडली थी। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें, गुरु की महादशा शुरू ही हुई थी और गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा का प्रभाव चल रहा था और उसमें मंगल जैसे ग्रह का प्रत्यंतर प्रभाव भी आया। अब अगर बहुत नॉर्मल तरीके से देखा जाए, भाग्य भाव में भाग्य भाव का स्वामी बैठा है, साथ ही साथ उसके पहले भाव के स्वामी भी भाग्य में जाके बैठे हैं। ये दोनों ग्रह 12वें और 8वें के स्वामी भी हैं। ठीक है, 12वें और 8वें के स्वामी भी हैं, लेकिन इनका सप्तम से कोई सीधा रिश्ता आपको दिखाई दे तो आप वैसे देख कर बता सकते हैं क्या डायरेक्टली वो 7th हाउस को इफेक्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो यहां पर अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो हमें यह लगता है गुरु 9वें भाव का स्वामी है और मंगल पहले भाव का स्वामी है, दोनों भाग्य भाव में बैठे हैं, तो इसकी दशा में जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से गुरु चिंताओं का स्वामी है और कुछ हद तक अष्टम का स्वामी है मंगल, तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी दिखा देगा, लेकिन अभी कहीं से कहीं तक उसमें 7th का कनेक्शन नहीं है। अब यहां पर जब हम इवेंट के अंदर देखने गए तो इस दशा के अंदर अचानक से केस हो गया डिवोर्स का। अब ये जो कंडीशन है कि हमारे लिए गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बैठा है भाग्य भाव में और फिर आपके लग्नेश मंगल को लेके बैठा है। दोनों ने युति बनाई हुई है और गुरु मंगल जैसे ग्रह की युति काम कर रही है। जब आप मेष लगन में बात करेंगे तो गुरु मंगल की युति को अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि 9th और 1st हाउस लॉर्ड की युति है ये। लेकिन इसके बावजूद जब दशा में हम आए तो दशा के अंदर हमने देखा कि सीधे सीधे यहां पे चाहे या ना चाहे परिस्थितियों ने डिवोर्स की कंडीशन क्रिएट कर दी। तो अब जो मेजर कंसर्न है उसको फोकस करें कि अगर कुंडली के अंदर दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और उनमें से यदि किसी एक ग्रह की दशा चल रही है, तब उस स्थिति में वो पर्टिकुलर ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो साथ बैठे वाले ग्रह के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो पंचधा मैत्री के नियम थे उसमें से एक नियम लगाना पड़ेगा। तो पंचधा मैत्री के नियम में और थोड़ा सा अंदर पहुंचेंगे तो हमें पता चलता है नैसर्गिक मित्रता और शत्रुताएं होती हैं ग्रहों के बीच में। नैसर्गिक के बाद जो होती है वो होती है तात्कालिक। तो नैसर्गिक तो सभी कुंडलियों में एक जैसी होती है, लेकिन तात्कालिक जो होती है वो हर एक व्यक्ति की कुंडली में जाके बदल जाती है। तो नैसर्गिक के ऊपर तात्कालिक का बल जो होगा वो बहुत ज्यादा ही एडवांस होगा। कारण नैसर्गिक रूप से अगर मैं कहूं कि मंगल और गुरु जो हैं वो आपस में मित्र हैं तो ये सभी के लिए मित्र हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं तात्कालिक रूप से किसी कुंडली में गुरु और मंगल जो हैं वो शत्रु हो गए हैं, ऐसे स्थिति में जब कभी भी युति में बैठे ग्रह, ऐसी स्थिति में जब कभी भी युति में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं या प्रत्यंतर दशाएं आएंगी तो वो तात्कालिक मैत्री के नियम को निभाते हुए नजर आ जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन अभी एक और कुंडली दूंगा उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। उस केस में डिवोर्स नहीं होगा। तो वहां से ये समझना पड़ेगा कि किस भाव का स्वामी है, किस भाव को प्रभावित कर रहा है, किन हिस्सों में वो अपना सबसे ज्यादा प्रबल इफेक्ट करेगा। और देखिए, थोड़ा सा गहराई के साथ चलते हैं। योग को तो फोकस करना ही करना है सबसे पहले कि गुरु की दशा है। अब अगर ये गुरु की दशा है तो गुरु का जो नैसर्गिक शत्रु है वो कौन है? तो शुक्र है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेष लगन की कुंडली में गुरु को अपनी दशा चलाने का मौका मिल जाए तो वो सबसे पहला हिसाब किताब किससे पूरा करेगा? वो करेगा शुक्र से। शुक्र यहाँ पे कहीं ना कहीं 7th हाउस भी लॉर्ड है और 2nd हाउस भी लॉर्ड है, यानी कि गुरु की महादशा के अंदर भले गुरु भाग्य भाव में बैठा है फिर भी हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं शुक्र जहां कहीं भी है उसको तो पहले वो प्रभावित करेगा। ये क्या हुआ? पंचधा मैत्री के अंदर जो नैसर्गिक मैत्री है उसको लेकर मैंने ये पहला स्टेटमेंट दिया। नैसर्गिक मैत्री के हिसाब से गुरु जो है वो
शुक्र के भाव जहां भी आते होंगे कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की गुरु की दशाएं चल रही हैं वो शुक्र के भाव कुंडली में जहां भी आ रहे हैं वहां के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, इर्रिस्पेक्ट कि वो लगन कौन सा है, अब उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो पहली बात समझ में आती है कि जो कंसेप्ट ऑफ मित्रता है ग्रहों की वो किस तरीके से काम कर रही है। अब उसके अंदर दूसरा पॉइंट फिक्स जो हमें करना है वो क्या, यहां पर ये गुरु जो भाग्य का स्वामी है वो मंगल के साथ बैठा हुआ है, युति कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं चिंताओं का स्वामी खुद को फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को भी अपने अंदर लेके चल रहा है, यानी कि स्वयं की परिस्थितियों को लेकर भी एक संघर्ष की स्थिति तो रहेगी रहेगी। इस दशा के पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। 7th या 8th डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, गुरु 12th लॉर्ड था, बीइंग अ 12th लॉर्ड और 9th में बैठा था, तो जितने भी धार्मिक यात्राएं हो सकती थी उस अवधि के अंदर कुंडली के, जो कि खासकर लगन कुंडली है और चंद्र कुंडली है, दोनों को अगर फोकस में किया जाए तो देखिए गुरु के पास 12वें भाव का स्वामित्व तो दोनों जगह से था, और 12वां भाव जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी लंबी तीर्थ यात्राओं जैसी जगह मुख्य स्थानों में आता है, 4, 8, 12, उसमें से एक प्रभाव देने में सक्षम होता है। तो यहां पर 9th हाउस में भी बैठा है, 12th का भी संबंध है, तो इधर उधर अलग अलग जगहों पे मंदिरों में घुमाने वाला काम भी उसने किया दशा के अंदर। अब देखिए गुरु का एक प्रभाव 12वें घर के रूप में भी आ रहा है, आप उसे चंद्रमा से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उसे नेचुरल 12th हाउस से भी ले सकते हैं। दूसरा फैक्ट इफेक्ट अब जिसपे मेजर कंसेंट्रेशन है डिस्कशन का वो ये कि जब गुरु में मंगल ने अपना समय लिया तो मंगल जो था वो 8वें का स्वामी था। 8वां जो है वो किसके लिए फैक्ट इफेक्ट दिखाएगा, तो यहां पर 8वां घर जो है ये विवाह है, तो ये विवाह की आयु है। अगर 7th हाउस पार्टनर है तो 8th हाउस पार्टनर की लाइफ है, ठीक है। 7th हाउस के अंदर 7th हाउस लॉर्ड है, उसके फ्रेंड के साथ है, ठीक है। मैरिटल लाइफ रिलेशंस में चैलेंजेस आएंगे, शनि शुक्र की युति के कारण आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस केस में 7th हाउस लॉर्ड यानी कि लॉन्गेविटी में हस्बैंड जो है उनको इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं किया, बट 8th हाउस लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज पे इफेक्ट हुआ। यहां से एक और कंसेप्ट खड़ा होगा, कुछ कुंडलियों के अंदर विडोशिप आता है, यानी कि एक पार्टनर जी रहा है और एक पार्टनर की मृत्यु हुई, और कुछ केसेस वो हैं जहां पे कि सेपरेशन आ रहा है, जहां पे कि डिवोर्स आ रहा है। यानी कि एक स्थिति वो है जहां पे लोग अपनी मर्जी अपने मन से काम कर रहे हैं, और एक वो है जो परिस्थितियों से किसी पार्टनर की जीवन के ऊपर असर करके कर रहा है। उस पर कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। मेजर कंसेंट्रेशन को इस बात से देखिए, गुरु जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह यहां पर अष्टमेश मंगल को साथ में लेकर बैठा था, तो आयु को तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सबसे पहली कंडीशन को फोकस किया, तो ये कि गुरु ने अपना जो उस समय की तत्कालिक दुश्मनी है उस दुश्मनी के तहत एक फर्स्ट हाउस और 8th हाउस यानी कि खासकर 8th हाउस को इफेक्ट किया, तो केस ऑफ डिवोर्स की कंडीशन भी बनी। मंगल अपने अंदर भी केतु की ऊर्जा लेके चल रहा है जो कि और हाईली सेपरेटिस्ट है, तो वो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन काम करने में सफल हुई। मेजर कंसर्न, जब कोई दो ग्रह एक साथ युति करके बैठ रहे हैं तो उस ग्रह युति के अंदर आप ये सोच के खुश हो जाते हैं कि नहीं ये तो भाग्य का स्वामी है, ये तो लगन का स्वामी है, ये तो कहीं और का स्वामी है, बट रिजल्ट्स कहीं और से कहीं और तक दिखाई देने लगते हैं। तो कंसर्न उस चीज पर रखिए कि जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो क्या साथ में बैठे हैं, वो दूसरे ग्रहों के साथ रिश्ते को कैसे रख रहे हैं, उन रिश्तों के हिसाब से वो दशाओं का निर्धारण होगा। अब दूसरा केस देखिए, इस केस में क्या हुआ, 11 नंबर से बनने वाली कुंडली थी, सूर्य के साथ गुरु जैसा ग्रह आके बैठा, अब ये लगन में बैठा है। लगन में बैठा हुआ गुरु कोई बुरा नहीं होता, ये स्वामित्व हो गया 2nd हाउस का, ये स्वामित्व हो गया 11th हाउस का, ये कंडीशन बन गई। अब ये जो गुरु है इसकी दशा चल रही है और सूर्य जो है वो सप्तम का स्वामी है। यहां पर आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 6, ये 7, ये 8, 9 और ये 10। अब देखिए पहला वाला नियम फिर से लगा के देख रहे हैं, गुरु की महादशा चल रही है, लगन भले शनि के हवाले गया हो 11 नंबर, ठीक है, शनि 12वें भाव में बैठ गया, वो एक अलग पिक्चर हो गई। गुरु की महादशा चल रही है, अभी मैंने पहले भी कहा जब भी गुरु की महादशा चल रही है तो बिल्कुल मान के चलिए कि शुक्र जिन भावों का स्वामी है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस हैं, का मतलब डिस्टर्बेंसेस हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी रिलेटेड, घर के अंदर के एनवायरनमेंट रिलेटेड सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। कहीं ना कहीं 9th हाउस पूजा पाठ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, किस्मत हो सकती है, पिता हो सकते हैं, हर उन चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां खड़ा कर ही देगा। पहला नियम हो गया
तात्कालिक रूप से मित्रता शत्रुता से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया मैंने सबसे पहले दशा में? नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता को दिया। सेकंड पॉइंट जिसको हमें देखना है वो ये कि तात्कालिक स्थिति क्या है। तात्कालिक स्थिति में अगर हम देखते हैं तो गुरु और सूर्य साथ में बैठे। गुरु जो है वो लगन के हिसाब से देखा जाए तो स्वामित्व लेके चल रहा था 11वें घर का और दूसरे भाव का, ठीक है। 11वां और दूसरा दोनों की तरफ से वो देखें तो एक प्रकार से न्यूट्रल टाइप का प्लेनेट है, बहुत ज्यादा कोई बड़े चेंजेस को दिखाने की स्थिति में नहीं है। उसको सपोर्ट मिल रहा है तो सूर्य से मिल रहा है। अब सूर्य के साथ सपोर्ट मिलते ही जैसे ही दो ग्रह एक घर में बैठेंगे तो वहां पर तो युति बन जाएगी। अब ये युति बन भी गई तो किसकी बन गई? लाभ भाव की, धन भाव के स्वामी की युति बन गई व्यापार भाव से। अब वो युति तो बन गई बट उस युति में तात्कालिक मित्रता नहीं है, तात्कालिक शत्रुता है। अब न्यूट्रल होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ? इस केस में डिवोर्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें 8th लॉर्ड ने इन्वॉल्वमेंट नहीं करी है दशा के स्वामी के साथ। ध्यान से समझिएगा, 8th हाउस के लॉर्ड ने कहीं पर भी दशा में अपनी स्थिति नहीं दिखाई। स्थिति किसके साथ आई है? 7th हाउस लॉर्ड के साथ आई है। तो जैसे ही गुरु की यहां पर दशा आई, इस कंडीशन में सूर्य के साथ क्या प्रभाव है? तात्कालिक शत्रुता। तो जो पार्टनर है, जो हस्बैंड है, उनसे उसने नेचुरली क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, नेचुरली सेपरेट कर दिया। गुरु की राशि के अंदर शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे थे, कोई राहु का प्रभाव नहीं था। राहु का प्रभाव जो है वो मंगल के साथ चंद्रमा के घर में था, यानी कि जो पृथकतावादी प्रभाव है वो कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर भी नहीं है और 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा तो सूर्य के ऊपर भी नहीं है। बावजूद उसके ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तो सिर्फ इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि वो जो योग बन रहा है उस योग में जो उनका तात्कालिक इफेक्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। इसलिए जब हम दशाओं को लगाते हैं तो दशाओं को लगाकर आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से जब पढ़ोगे कि अरे लगन में गुरु है, अच्छा है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाता, सब कुछ हो जाता है। लेकिन लगन में गुरु होने के बावजूद ये दो बातों को बहुत स्ट्रांगली समझने की जरूरत है कि अगर गुरु लगन में है तब भी आपकी कुंडली के अंदर वो शुक्र के प्रभाव को अपनी दशा में जरूर प्रभावित कर देगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठ के चल गया तो उस कंडीशन में उसके साथ जो उसकी शत्रुता है वो शत्रुता को निभाने की कोशिश कर बैठेगा। अब ये बात मैंने सिर्फ गुरु को लेके कही है। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो गुरु की जगह कोई भी दो ग्रह अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो वो वहां पर तो तात्कालिक शत्रु माने ही जाएंगे। अब इसके अंदर अगर अपवाद की स्थिति देखी जाए तो क्या होता है? इसमें राहु और केतु के साथ एक कंडीशन जोड़नी पड़ती है। वो जिसके भाव में बैठे हैं या तो उसके स्वामी के रूप में काम कर रहे हैं या फिर वो पर्टिकुलर जो है वो जिसके साथ बैठे हैं उसके प्रभाव में काम कर रहे हैं। अगर जिसके साथ बैठे हैं उसके प्रभाव में काम कर जाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी राहु और केतु भी एक प्रकार के सेपरेटिस्ट प्लैनेट ही हैं। वो अगर दशाओं के अंदर चलते हैं और किसी के साथ बैठे हैं तो उतने समय अवधि में उस पर्टिकुलर चीज के साथ हमको कहीं ना कहीं संभल जाना चाहिए। एग्जैक्टली यही रिजल्ट करेगा ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो दोनों ग्रह छद्म रूप धारण कर सकते हैं, किसी और चीज की शक्ति को 3 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए वहां पर ये कंडीशन लगाने से पहले समझना पड़ेगा। उससे हटकर अगर हम कहीं पर भी बात करते हैं कि कोई भी ग्रह चल जाए, यहां गुरु की जगह मान लीजिए शुक्र की ही दशा चल पड़ती, इसमें शुक्र की दशा चल पड़ती तो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर में सूर्य को वो प्रभावित करती और बहुत हाईली तरीके से कर देती। क्यों? नैसर्गिक शत्रु भी है और तात्कालिक शत्रु भी है तो और ज्यादा कट्टर शत्रुता के रूप में काम करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती, बावजूद उसके कि वो भले ही आपके लिए एक केंद्र, एक त्रिकोण के स्वामी का योग बन रहा। ध्यान रखिएगा। तो वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो जो कंडीशंस हैं दशाओं के अंदर, उसको देखना जरूरी है। योग तो बन रहा है, योग बनाने का मतलब हो गया कि दो ग्रहों ने किसी पर्टिकुलर भाव के अंदर आकर एक साथ अपनी एक कॉम्बिनेशन को दिखाया है। बट योग जो है उसको बनाते समय जब वो एक ही भाव में बैठेंगे तो वो तात्कालिक शत्रु बनेंगे। एक चीज ये देखनी है। दूसरा कि फिर योग को कैसे समझना है? योग को समझना है भाव के स्वामित्व के आधार पर कि ये योग जो बन रहे हैं ये भाव के स्वामी हैं और इन भाव के स्वामियों का ये योग बन रहा है, एक चीज। दूसरा, ग्रह की नैसर्गिक स्थितियां क्या हैं? नैसर्गिक स्थिति का अर्थ क्या होगा? जैसे कि सूर्य का नैसर्गिक रूप क्या है? तो वो है जीवन में एकाकी होकर आगे बढ़ना।
आप चाहे कर्ण का उदाहरण ले लें या प्रभु श्री राम का उदाहरण ले लें, दोनों ही उदाहरणों में ये कॉमन पॉइंट है कि इन लोगों ने अपने जीवन में एकाकी मार्ग हासिल करके जीवन में उन्नति हासिल करी। ये अलग चीज है कि साथ में एक केस में लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी भी थी, लेकिन पूरी भीड़ से, सब चीजों से हटके निकल के जीना पड़ा, एक लंबा अवधि जो है वो वनवास में बितानी पड़ी। सेम परिस्थिति सूर्य पुत्र कर्ण की भी रही है, पूरे जीवन भर उसको वो प्रभाव महसूस करना पड़ा है। तो अगर हम सूर्य के तत्व के रूप में देख रहे हैं, उसका ये जो एक प्रभाव है एकाकी रूप, उसका सामना कई बार जीवन में होता हुआ नजर आ सकता है। सूर्य की दशाओं अंतरदशाओं के अंदर अब बात ये उठेगी उसका बल कितना है। अगर ग्रहों की युतियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो वहां पे उनका षड्बल भी काम करेगा। अगर कोई ग्रह नेचुरली बलवान है, मान लीजिए किसी की भी कुंडली में सूर्य बहुत नेचुरली बलवान ग्रह बन के आया, तो दे आर वेरी गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। दशाएं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जहां जिन भाव में बैठेगा, जहां के स्वामित्व को लेकर बैठेगा, वहां की चीजों के लिए चैलेंज कर देगा, क्योंकि वो एकांतवास, अकेले आगे बढ़ाने की स्थिति को दर्शाने लगेगा। इसी प्रकार से हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ दूसरे ग्रह का भी अपना कोई स्वभाव है, उस स्वभाव को लेकर मिलाकर समझना है। अगर सूर्य का स्वभाव मंगल के साथ मिल जाए तो मंगल क्या है, मंगल किसी भी काम को आगे बढ़ के एक्टिव पैशन के साथ काम करने की ऊर्जा है, और उसमें सूर्य का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो ऐसा व्यक्ति कई बार लड़ झगड़ बैठता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो सूर्य की शक्ति चली रही थी, मंगल ने और उसमें ऊर्जा डाल के रख दी। शुक्र और सूर्य की स्थिति बन रही है, सूर्य अभी भी एकाकी प्रभाव वाली स्थिति में अगर बलवान हो जाता है तो शुक्र को डैमेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या दिखाएगा? कॉम्बिनेशन दिखाएगा कि जो वैभव है, जो वेल्थ है, शुक्र का जो कारक तत्व है, वो कारक तत्व थोड़ा डैमेज होगा इस कॉम्बिनेशन से, थोड़ा डैमेज होगा इस कॉम्बिनेशन से। सूर्य का कुछ तत्व डैमेज होगा, क्यों? क्योंकि तात्कालिक क्या है, शत्रु है, तो तात्कालिक रूप से डैमेज होगा। लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करने जाएंगे ओवरऑल पिक्चर में, तो जो ओवरऑल कंडीशन में अपनी एनर्जी का मिक्सअप करेंगे, वो एनर्जी का मिक्सअप पॉजिटिव सेंस में काम कर गया तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा देगा। पानी बनाने के लिए एक हाइड्रोजन मिल रही है तो कहीं कहीं ऑक्सीजन मिल रही है, H2O बन रहा है। तो क्या दुनिया में सिर्फ H2O ही बनता है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के और कोई चीज नहीं बनती क्या? बनती है, बनने का अनुपात बदल जाता है। तो वही स्थितियां हैं, जब भी ग्रहों की जब कोई युति बनेगी तो वो अपने अपने अनुपात में उसमें अपने अपने असर को काम करेंगे। जब पानी बनता है तो हवा है हाइड्रोजन, हवा है ऑक्सीजन, और दोनों ही किस में आ जाते हैं? तरल पदार्थ में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब कभी भी योग बनेगा तो कुछ चीजें जो होंगी वो इधर उधर से शिफ्ट होंगी, और शिफ्ट होने के बाद वो एक कंबाइंड रूप बना के एक फाइनल रिजल्ट करेंगी। उसको योग के साथ समझना पड़ेगा कि इस ग्रह की ये नेचुरल ऊर्जा इस ग्रह की इस नेचुरल ऊर्जा के साथ समाहित हो चुकी है, और फिर वो आपके जीवन में प्रयोग की जा सकती है। लेकिन जब दशाएं चल रही हैं तो मैं ये अभी भी नहीं कहूंगा कि ये ग्रह और ये ग्रहों ने योग बना लिया और आप कहें कि अरे बहुत ही सब कुछ सर्वे सर्वा अच्छा। नहीं, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, दोनों ही केसेस मैंने आपके सामने रखे। कहीं से कहीं हम ये नहीं कह सकते थे कि वो ग्रह उन भाव को कहीं प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं इसलिए 100% प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी कुंडलियों में जब कभी भी कोई भी ग्रह चल रहा है और वो युति बना के बैठा है, तो वहां पर आप दो बातों को ध्यान से समझिएगा। उस ग्रह का नैसर्गिक शत्रु कौन है? ठीक है, क्या जिस भाव का वो शत्रु स्वामी है उस भाव में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? दूसरा, वो जिस ग्रह के साथ युति करके बैठा है उस पर्टिकुलर ग्रह की दशाएं अंतरदशाएं जब आ रही हैं तो जिसके साथ युति करके बैठा है उसमें चुनौतियां आ रही हैं या नहीं आ रही, इसको भी आप समझिएगा। इसी तरीके से इन चीजों को बाकी के तत्वों के रूप में भी समझा जा सकता है। जैसे कि शनि और शुक्र की युति है तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दशम शनि या दुख के तत्व की और शुक्र वैभव की ये स्थिति भी है। अब ये युति में अगर शनि थोड़ा भी स्ट्रेंथ करके चलता है तो फिर वो शुक्र के फाइनेंसेस को ऊपर नीचे करने की क्षमता रखता है, वो चाहे कोई सा भी लगन क्यों ना हो। ठीक है, इसी तरीके से शुक्र की दशा बन रही है तो वो शनि के तत्व प्रभाव को और दूसरी चीजों को प्रभावित कर देगा उसी युति के अंदर। कहने के लिए वो लक्ष्मी योग बना हुआ दिखाई दे, कहने के लिए वो धन का योग दिखाई दे, कहने के लिए वो व्यापार का योग दिखाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। योग बनाने में आपने जोड़ा कि गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों जुड़ गए, तो भैया वो पहले ही एक दूसरे के शत्रु थे और जुड़ गए तो खतरनाक तत्कालिक शत्रु बन गए, यानी कि पूर्ण रूप से शत्रु बन गए। और अगर दुनिया में दो ऐसी ताकतें जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र एक दूसरे के बराबर कर रखती हो वो टकरा जाएंगी तो डैमेज बहुत ज्यादा कर देंगी। इसलिए गुरु नैसर्गिक शुभ है, शुक्र नैसर्गिक शुभ है, लेकिन अगर युति में आ जाएं और आमने सामने वो दो शक्तियां बराबर की टक्कर करें तो कितना भूचाल मचेगा उस भाव में, इस बात को आप समझ सकते हैं।
इसीलिए जब भी हम युतियों के साथ काम कर रहे हैं और दशा उसके साथ मिक्स हो रही है, तब इस बात को ध्यान रखिए, कहने और सुनने की बातें बहुत अच्छी हैं, किताबों में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा है, क्योंकि वो सारी चीजों को एक पर्टिकुलर तत्व के साथ जोड़ के बोला गया है। लेकिन वहां पर आगे के पन्नों को भी थोड़ा पलट के देखा जाए तो ये लिखा है कि ये मित्र होते हैं, ये शत्रु होते हैं, तो उस पन्ने को भूल के सिर्फ एक पन्ना पढ़ के जो अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्टिव होना गलत होगा। इसलिए जब कभी भी योग के साथ ग्रहों की दशाएं चलती हुई नजर आए, वो 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो, अब आपको इसकी चिंता नहीं करनी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर ग्रह ने योग बनाया है और दशा चल रही है, तो दूसरा ग्रह जो उस योग में बैठा है जिसकी दशा नहीं चल रही, उसको चुनौती उस अवधि में मिलना 100% तय है। धन्यवाद।